Hi everyone, my name is Anchal Arora and I'll be teaching chemistry in the new Nishchay batch that's starting on 20th May. अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो कर लो प्लीज़, क्योंकि साथ में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मज़े आएंगे, फटाफट नीट की तैयारी ख़त्म करेंगे और नीट निकाल लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आ रहे हैं वो ये हैं कि नीट के लिए पढ़े या बोर्ड्स के लिए पढ़े। मैम देखो, करना तो नीट चाहते हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है, पर वो जो रिश्तेदार है ना, वो बोर्ड्स के नंबर ऐसे पूछते हैं जैसे पूरे खानदान को प्राउड कराने का वो बोझ मेरे ही नाजुक कंधों पे है। मैं क्या करूं? देखो, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। नो मैटर वॉट यू डू, तुम जो मर्जी करो, समवन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अनहैप्पी। और इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो ना खुश है वो समवन तुम नहीं होने चाहिए। तुम्हें क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए नीट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात बोर्ड्स में नंबर आने की, वेल आई नो थोड़ा सा टफ है सबको समझाना, बट मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। जब मैंने बोर्ड्स दिए थे तो उस ज़माने में मेरे 94.2% थे और मेरे पास PCM भी थी। एवरीथिंग या अ नर्ड मैं नर्ड। तो 94.2% में CBSE 1% टॉपर्स, स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत खुश हुई थी मैं। 4 घंटे के लिए सबके कॉल्स अटेंड करे, बढ़िया मज़े आए। उस 4 घंटे के बाद आज इतने सालों में मुझसे किसी ने 12th के मार्क्स पूछे नहीं, वैसे कहीं पे भी नहीं। मतलब मेरी अचीवमेंट्स में 12th के मार्क्स कहीं भी नहीं लिखती मैं। सो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं जितना हमने हवा बनाया हुआ था। पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए था मार्क्स लाना क्योंकि मेरा हमेशा से पैशन केमिस्ट्री पढ़ने का था। मुझे केमिस्ट्री में कुछ करना था, जिसके लिए मुझे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए या मुझे अच्छे कॉलेज के लिए बोर्ड्स के मार्क्स लाने ज़रूरी थे। तो वो मेरी जर्नी थी। वहीं पे मेरा एक स्टूडेंट है, वो एम्स में बैठा है आज, उसके 80% आए थे बोर्ड्स में। वो भी बोल रहा है कोई नहीं पूछ रहा बोर्ड्स के मार्क्स, सब खुश हैं, ठीक है। उस टाइम का था जो था, फिर ख़त्म हो गया। पर मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़रूरी नहीं है। ऑफकोर्स है यार, मतलब बोर्ड्स हैं, देने चाहिए, वाई नॉट। ऑफकोर्स दो, बिल्कुल दो, बट फ़र्क कहाँ है? मुझे जहाँ तक पता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बुक्स सेम ही तो हैं। वही NCERT पढ़नी है बोर्ड्स के लिए, वही NCERT पढ़नी है नीट के लिए। फ़र्क क्या है? यहाँ थोड़ा सब्जेक्टिव गेम है, यहाँ थोड़ा ऑब्जेक्टिव गेम है। क्वेश्चंस भी सिमिलर आते हैं। मेरे पास एग्जांपल है, देखो। जैसे ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था 2021 में, ये क्वेश्चन नीट में आया था 2019 में। पढ़ो, दोनों ही क्वेश्चंस में डेल्टा G0 पूछा है और दोनों ही क्वेश्चंस में सिमिलर चीज़ें दे रखी हैं। दोनों में n निकालना था और फॉर्मूला में पुट करना था और आंसर आ जाना था। अलग क्या है? पढ़ाई करी थी ना नीट के लिए, तो अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है तो ये क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट होगा। अलग डायरेक्शंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स के लिए जाना है तो इस जर्नी पे जाना है, नीट के लिए जाना है तो इस जर्नी पे जाना है। सेम डायरेक्शन है। बोर्ड्स थोड़ा सब्जेक्टिव खेलता है, नीट थोड़ा ऑब्जेक्टिव खेलता है। और टीचर्स पढ़ा तो रहे हैं, डेरिवेशंस होती हैं क्लास में, कंसेप्ट्स होते हैं क्लास में, और तुम्हें मैंने बोला नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाओगे, उसमें खुद को समझाओगे, वही चीज़ अंग्रेजी में कन्वर्ट करके टीचर को समझा देना पेपर में, आ गए नंबर। लिखना ही तो है। कैसे अटेम्प्ट करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को? देखें, ये नीट वाला क्वेश्चन है। इसको अटेम्प्ट करने के लिए मुझे झटपट करना है। मैं फटाफट फॉर्मूला लिखूं, वैल्यूज जो है वो दिमाग में रखूं, इक्वेशन लिखनी है लिखूं। देख के वैसे तो इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो तो कि तुम लोग को समझ आ जाता है, पर फिर भी इक्वेशन लिख ली, चलो ठीक है। फुल इक्वेशन दी है, हाफ इक्वेशंस लिख ली, कैथोड की, एनोड की, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन को, और फिर हमने फाइनल इक्वेशन लिखी। हमें ये समझ आ गया इससे कि n की वैल्यू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है। उस n की वैल्यू को डाला, आंसर निकाल देंगे यार। जूल पर मोल में होगा तो उसमें, किलो जूल पर मोल में होगा तो उसमें। 96500 दिया हुआ था, E0 सेल की वैल्यू दी हुई थी। जल्दी जल्दी कर लिया।
लेकिन ये करने के लिए दिमाग कहाँ कहाँ लगाया, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला सोचा, देखा क्या क्या दिया हुआ है, सोचा यार एन नहीं दिया हुआ, रिएक्शन आधा आधा लिख के देख लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए, और फिर एन की वैल्यू निकाली। तो ये जो तुम सब कर रहे हो, इसी चीज को लिख लिख के कर लो तो सब्जेक्टिव पेपर हो गया। करा वही है सेम, पर थोड़ा इलैबोरेटिव वे में, जो दिमाग में चल रहा था उसको लिखते रहे किसी के लिए। देखिए कैसे, लेट्स सी। सिमिलर क्वेश्चन, बोर्ड का पेपर। शुरू कैसे करेंगे? शुरू से, बिल्कुल शुरू से। From the equation we see zinc is oxidized to Zinc 2+ and Cu2+ ions get reduced to Cu। हमें elaborative जो जो दिमाग में चल रहा है वो लिखते जाना है, पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, वहां भी लिखा था, अपने दिमाग में चलाया था रिएक्शन, शब्दों में लिखना है बस। कैथोड का रिएक्शन लिखा, एनोड का रिएक्शन लिखा, और फिर उसको बता दिया कि देखो E0 सेल ऐसे आएगा, तुम्हें E0 कैथोड दिया है, E0 एनोड दिया है, और उसको सब्ट्रैक्ट करो। सब चीजें लिखते जाओ जो जो दिमाग में चल रहा है। क्योंकि मेरे को अपने दिमाग में पता है कि डेल्टा G0 निकालने के लिए N चाहिए, F चाहिए, E0 सेल चाहिए। N दिया नहीं दिया तो N निकालना है, उसके लिए देख लिया। F दिया है, E0 हाफ सेल्स की दी है, पूरे की निकाल दो। ये सब पता है, लिखना है बस, उसी को सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे फिर? इतना लिख दिया, फिर उसको बोलो। फिर हमें क्या करना चाहिए था? हमें इन दो इक्वेशंस को ऐड करना है और डेल्टा G0 लगाना है। लिखो, सब्जेक्टिव पेपर है तो लिखते हैं। Adding the reactions at anode and cathode, we get the overall reaction. वूहू, एक स्टेप और लिख के दिखा दिया। उसकी वजह से therefore n is equal to 2 आ गया। बस we know delta G0 is equal to minus NF E0 सेल, पता था, दिमाग में था। सब कुछ दोबारा लिखा कि भैया ये अब हमारे पास है, substituting these values we get the result। तुमने जो वो आधे पेज में किया था वो अब तुमने एक पेज में फ्लो में लिख लिख के किया। Therefore, thus, we know here, and substituting the values, adding these equations, बस ये शब्द लिखने हैं। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसको शब्दों में करके पेपर में लिखो, सब्जेक्टिव पेपर हो गया। अब तुम बोलोगे ठीक है मैम, ठीक है, मान रहे आपकी बात। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास में पढ़ाई जाती है, हम उसको समझ के बोर्ड्स में सब्जेक्टिव है तो लिखना है, लिख देंगे। व्हाट अबाउट इंग्लिश? और मेरे पास तो फिजिकल एजुकेशन भी है। यार फिजिकल एजुकेशन को कितना टाइम देना है ये मुझसे ज्यादा तो तुम जानते हो। उतने समझदार तो तुम हो और उतने चंट भी, है ना। रही बात इंग्लिश की, रोचक कहानियां हैं यार, कहानी की तरह पढ़ो उस किताब को और दे दो। अब तुम ये सोचो कि मैं आज से ही ना इंग्लिश भी शुरू कर दूं, इतना चाहिए नहीं उसको टाइम। सच में सही बता रही हूँ, विद एक्सपीरियंस, बच्चों को भी देखा है, खुद भी किया। 1-1.5 महीने अच्छे से पढ़ के हो जाता है इंग्लिश भी, नो बिग डील। शुरू से पढ़ रहे हो यार इंग्लिश, कहानियां आती हैं, ये सब मैनेज हो जाता है। तो प्लीज कभी भी इसको अलग पाथवेज मत समझो, एक ही डायरेक्शन है। थोड़ा सा पढ़ने का, कॉन्सेप्चुअलाइज करने का तरीका अलग है। यहाँ पे तुम चीज़ें मे बी फॉर्मूलाज यूज करते हो क्योंकि MCQs होते हैं, या कॉन्सेप्ट्स को उतने इन डेप्थ नहीं पढ़ते। बट अगर तुम साइमल्टेनियसली NCERT पढ़ रहे हो तो तुमने नज़र मार ली उस डेरिवेशन पे, तुमने देख लिए वो कॉन्सेप्ट्स। एंड आई एम श्योर अगर तुम निश्चय में हमारे साथ पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट्स होंगे, डेरिवेशंस भी होंगे, आई एम श्योर होगा। सो दैट वुडंट बी अ प्रॉब्लम एज वेल। सब कुछ साइमल्टेनियसली चलेगा, अलग अलग लेके मत चलना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, ठीक है जी। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सब साथ में हो जाता है, बस लिखना आना चाहिए। थोड़े बहुत इंग्लिश के शब्द, देयरफॉर, हाउएवर, हेंस, सॉर्टेड हो तुम, सॉर्टेड, ठीक है।